नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सारे विश्व भर में चर्चा चल रही है कि कोई भी देश रहने लायक नहीं बचा है। प्रदूषण हो रहा है, बिना टाइम पे बारिश हो जाती है, बर्फ़ गिर जाती है, कई बार बाढ़ आ जाती है। सबका एक ही जिम्मेवार है कि प्रदूषण हमारे जीवन में बढ़ता चला जाता है। क्लाइमेट चेंज हो रही है, मौसम बदल रहा है। जहाँ सर्दी पड़ती थी वहाँ गर्मी पड़ रही है, जहाँ गर्मी पड़ती थी वहाँ सर्दी पड़ रही है। समुद्र की जो है लेवल बढ़ता चला जा रहा है। परंतु सबसे बड़ी बात है ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या औद्योगिकरण है। अब अगर आप जाएंगे ऐसा लगता है कई बार कि आसमान में भी ट्रैफिक जाम होता चला जा रहा है। इतने सारे जहाज उड़ रहे हैं, एक सेकंड के अंदर, एक मिनट के अंदर हज़ारों जहाज वातावरण में दिखाई देते हैं। परंतु उसका असर आज की नई जनरेशन में पड़ रहा है। प्रदूषण प्रदूषण पोल्यूशन, इसके ऊपर झगड़ा होता चला जा रहा है। तो आज हम इस पर प्रभुवाणी इस बात पर होगी कि इस प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है। क्या विकास इसके लिए जिम्मेवार है? जो विकसित देश चाहते हैं कि जो अंडर डेवलप्ड देश है, जैसे भारत है, डेवलपिंग देश है, वो अपने ऊपर जो विकास की गति बढ़ा रहे हैं उसको कम करना चाहिए, औद्योगिकरण कम करना चाहिए, जबकि प्रदूषण सबसे ज़्यादा उनके यहाँ होता है। परंतु मैं आज केवल प्रभुवाणी इस बात का करूँगा कि किन शहरों में जीना दुर्लभ हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज की प्रभुवाणी में केवल मैं दिल्ली पर ही करूँगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी प्रदूषण की समस्या खड़ी हो गई है। सिर्फ एक खबर नहीं है ये, सिर्फ एक पर्यावरण विषय नहीं है ये, बल्कि सीधी सी बात है हमारे फेफड़ों पर, हमारे बच्चों की सेहत पर और इस शहर में रहने वाले करोड़ों लोगों के भविष्य पर हो रहा है हमला। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की हवा की। उस हवा में जहर बनने की जो स्थिति आज हमारे सामने खड़ी है। कुछ दिन पहले देश के सबसे सम्मानित पत्र बैठे एक व्यक्ति ने कहा कि वे सुबह टहलने के लिए निकले थे, लगभग 1 घंटे तक पैदल चले और उसके बाद उन्हें इतना असहज महसूस हुआ, इतनी तकलीफ हुई कि रात तक उनका शरीर सामान्य नहीं हो पाया। ये बहुत बड़े व्यक्ति की बात थी जो कानून का फैसला करते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दिल्ली में सुबह टहलना भी मुश्किल हो रहा है। आजकल के बच्चे नकाब कर पूछते हैं, मास्क लगा करके घूमते हैं। कई लोगों को दिल्ली छोड़ के जाना पड़ा है। ये बयान किसी आम नागरिक का नहीं था जो मैंने बताया, बल्कि उस शख्स का है जिसके पास देश के कानून, न्याय और सार्वजनिक मुद्दों की जिम्मेदारी है। सोचिए, जब ऐसे लोग ये बात कर रहे हैं तो हम कहाँ खड़े हैं? दिल्ली में क्या हो रहा है? क्या हम कर रहे हैं? क्या हम अभी भी इस ठंडी हवा के साथ आने वाली कोई मौसमी समस्या समझते हैं? आने वाली जनरेशन जो है क्या सूंघ रही है, क्या खा रही है, इसके बारे में सोचते हैं? दिल्ली की हवा आज दुनिया की उन सबसे जहरीली हवाओं में शामिल है जिसमें रोज़ हर रहना मौत के बराबर जोखिम पैदा हो सकता है। हवा में मौजूदा सूक्ष्म क्षण जिसे PM कहते हैं 2.5 और PM10 कहा जाता है, इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं कि वे फेफड़ों की गहराई तक जाकर स्थायी नुकसान कर सकते हैं। 400, 500, 600, यानी कि इतने पहुंच गया जहाँ 20-25 होता है कई शहरों के अंदर। वैज्ञानिकों ने बार बार चेतावनी दी है कि इतने ऊंचे प्रदूषण स्तर पर कुछ घंटों तक सांस लेना भी खतरनाक हो सकता है। और दिल्ली में हम इस मुद्दे पूरे साल, पूरे सीजन बिना किसी रुक टोक के झेल रहे हैं। अब ज़रा हमारी सड़कों का हाल देखिए। दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या करीब 1.5 करोड़ है। जितनी आबादी है उतनी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। इसमें स्कूटर, कारें, मोटरसाइकिल, टैक्सियाँ, ऑटो, डिलीवरी वैन सब शामिल हैं। ये संख्या अकेले इतनी है जितनी कि देश की 3 बड़े शहरों की कुल वाहन की जितनी दिल्ली की इतनी है। इसका मतलब साफ है, दिल्ली एक ऐसा शहर बन चुका है जहाँ सड़क से ज़्यादा वाहन हैं, हर हवा में ऑक्सीजन से ज़्यादा धुआं है। मैं जो लाउड स्पीकर बजते हैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं केवल हवा की बात कर रहा हूँ। और ये बात सिर्फ संख्या की नहीं है, क्वालिटी ये है, गुणवत्ता की भी है। दिल्ली की सड़कों पर रोज़ लाखों ऐसे वाहन चलते हैं जिनके इंजन पुरानों मानकों के अनुसार बने हैं, जो ज़्यादा धुआं छोड़ते हैं, ज़्यादा पोल्यूट करते हैं, हवा में मिलाते हैं उन ऐसे कणों को, जिससे सीधी सीधी हमारी सांसों को असर पड़ता है। ये बात वैज्ञानिकों ने कही है, सड़क शास्त्रियों ने कही कि गाड़ियाँ जिम्मेवार हैं, पर इसके और भी कारण हो सकते हैं। अब आप सोचिए, जब सड़कों पर इतने वाहन होंगे और ट्रैफिक जाम होता है, दिल्ली में चलना मुश्किल होता है, उसमें सबसे बड़ी संख्या पुराने इंजन वाले होंगे ज़रूर, और उनमें से 1 लाख रोज़
लाखों किलोमीटर की आवाजाही करेगा, कोई ट्रैफिक है, तो हवा कैसे साफ रहेगी? ये कोई जादू नहीं है, एक साफ समीकरण है। ज़्यादा वाहन, ज़्यादा चूहन, ज़्यादा ट्रैफिक, ज़्यादा प्रदूषण और कम उम्र। लेकिन क्या सिर्फ वाहनों को दोष देना ठीक है? बिल्कुल नहीं। हालांकि कोशिश की गई बंद कर देंगे, 10 साल बाद गाड़ियाँ बेचनी पड़ेंगी, स्क्रैप करनी पड़ेगी, वो पॉलिसी अभी रुक गई है थोड़ी देर के लिए। दिल्ली की हवा को बिगाड़ने में और भी कई हिस्सेदार हैं। सबसे ज़्यादा अनुसार कंस्ट्रक्शन। शहर में रोज़ निर्माण कार्य जारी रहते हैं, नई सड़कें, नई फ्लाईओवर, बड़े बड़े भवन, लगातार तोड़फोड़, मिट्टी की खुदाई, सीमेंट की धूल, कंक्रीट के ढेर और फिर खुली हवा में उड़ती रेत। इन सब की वजह से हवा में धूल का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और जब यह धूल अन्य प्रदेशों के साथ मिलती है तो एक और भी जहरीला मिश्रण बनती है, जो हमारे फेफड़ों तक सीधा पहुंचकर उन्हें कमज़ोर बनाती है। 5 लाख घर बन रहे हैं एनसीआर के अंदर। आप सोच सकते हैं कितनी धूल उड़ती होगी। और कूड़े का जलना भी एक बड़ी समस्या है। दिल्ली में अभी भी कई क्षेत्रों में लोग कूड़ा खुले में जलाते हैं, घरों में, गलियों में, खाली मैदानों में, फैक्ट्रियों में। कोई कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर। पॉलिटिशियन, कॉरपोरेटर सब उनसे मिलते हैं, बाबू लोग मिले हुए हैं। इससे निकलने वाला धुआं न सिर्फ आंखों को परेशान करता है, बल्कि फेफड़ों, हृदय और दिमाग तक असर डालता है। कूड़े में प्लास्टिक का बैन कर दिया, फिर प्लास्टिक सबसे ज़्यादा सड़कों पर भी दिखाई देता है। देखेंगे हर सड़क पर प्लास्टिक पड़ा हुआ है। उसमें से निकलने वाले रसायन इंसानी शरीर में जाकर लंबे समय तक खतरनाक बीमारियों की संभावना बढ़ा देते हैं। यहाँ सिर्फ बड़ों की बात नहीं है, बच्चों की बात सबसे ज़्यादा गंभीर है। छोटे बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं, मैदान में खेल रहे होते हैं या बस पार में दौड़ रहे होते हैं, तो वह इस जहरीली हवा में सबसे ज़्यादा सांसें ले रहे होते हैं। किसी की कोई चिंता नहीं है। उनका शरीर अभी भी विकसित हो रहा है, उनकी प्रतिरोधक जो क्षमता है कमज़ोर होती जा रही है, इम्यूनिटी ख़त्म होती जा रही है, और ऐसे में यह प्रदूषण उनके फेफड़ों, दिल और पूरी इम्यूनिटी सिस्टम पर स्थायी चोट करता है। आज दिल्ली में बहुत सारे बच्चे 8 से 10 साल की उम्र में ही इन्हेलर इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बच्चों में अस्थमा बढ़ता चला जा रहा है, और डॉक्टरों का कहना है कि ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है, ये एक आपदा है, बस धीमी गति वाली, दिखाई ना देने वाली आपदा है। अब बात स्कूलों की। हर साल प्रदूषण बढ़ते ही स्कूल कभी बंद हो जाते हैं, कभी आदि खुले रहने की बात करते हैं, कभी हाइब्रिड में चलाने की सलाह दी जाती है। बच्चों को किस दौर से गुजरना पड़ता है, ये कोई पॉलिटिशियन समझने की बात नहीं करता। माता पिता परेशान रहते हैं, बच्चे भी परेशानी में होते हैं, और माता पिता उनको शहर से बाहर ले जाते हैं, और शिक्षा को सीधे प्रदूषण के आधार पर चलाना पड़ता है। क्या ये सामान्य है? क्या किसी शहर में शिक्षा व्यवस्था हवा के आधार पर तय होनी चाहिए? स्कूलों को खेल गतिविधियाँ रोकनी पड़ती हैं, बच्चों को मैदान से दूर रखा जाता है, घर से बाहर नहीं निकल पाते, पार्क नहीं जा पाते। बाहर खेलना जो एक बच्चे का सबसे ज़रूरी विकास क्षेत्र होता है, वो दिल्ली में एक आज खतरा बन गया है। दिल्ली के खेल के मैदान खतरे की निशानी घंटी बजाते हैं। खतरा क्रिमिनल से नहीं है, खतरा प्रदूषण से है। अब आप ऑफिसों की बात करते हैं। कई बार सरकार निर्देश देती है कि 50% कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं, सड़कों पर ट्रैफिक कम किया जाए, गाड़ियों की संख्या घटाई जाए, परंतु कोई कुछ नहीं करता। लेकिन कई कंपनियां इसे गंभीरता से भी नहीं लेती। कई लोग सोचते हैं कि इससे हमारे काम पर असर पड़ेगा, और फिर सड़कों पर उतरती भीड़ दिखाई देती है जितनी सामान्य दिनों में होती है। क्योंकि लोगों को मेट्रो भी यूज़ नहीं करनी, मेट्रो पर भी उतनी भीड़ है। मेट्रो बनने सबसे बड़ी मेट्रो है, वहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ है, कोई कम नहीं हुआ है। इस तरह के आदेश जब ज़मीन पर पूरी तरह लागू नहीं होते तो उनका असर भी आधा अधूरा ही रह जाता है। शहर को हवा साफ करने के लिए सख्त कदम चाहिए। सिर्फ भाषण से काम नहीं चलेगा, एडवाइजरी इशू करने से प्रदूषण कम नहीं होता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, जिम्मेवारी किसकी है? क्या ये सिर्फ सरकारों की जिम्मेवारी है? नहीं। क्या ये सिर्फ जनता की जिम्मेवारी है? नहीं। क्या ये सिर्फ उद्योगों, किसानों या वाहन निर्माताओं की जिम्मेवारी है? नहीं। ये सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है। पॉलिटिशियन तो काम करेंगे, भाषण देंगे, परंतु सबको काम करना पड़ा। लेकिन सरकारें और एजेंसियां निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कानून बनाने वाले, वातावरण को नियंत्रित करने वाले, नीति बनाने वाले
अगर वो मजबूत और स्पष्ट नियम लागू करें तो बहुत कुछ बदल सकता है, परंतु वो नहीं करते। कथनी करनी में बहुत है। हम आप आंकड़ों को समझाते हैं, समझिए थोड़ा, क्योंकि ये गुस्सा सिर्फ भावना नहीं, रियलिटी है, एक शीशा है, एक आईना है। मैंने जैसे बताया कि दिल्ली में 8,01,50,000 पंजीकृत वाहन हैं। दिल्ली अकेले इतने वाहनों का बोझ उठा रही है जितना 3 प्रमुख महानगर, जैसे पहले बताया, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई मिलकर भी नहीं उठाते। उनके सब वाहन मिलाकर के इससे कम है। इससे मैं हल्के शब्दों में नहीं कहना चाहता, दिल्ली की सड़कों पर वाहन लैंडफिल में बदल चुकी है। भीड़ की भी लैंडफिल कहता हूँ, एक के ऊपर चढ़ी होती हैं। ये सिर्फ संख्या ही नहीं है, दिल्ली की सड़कें इस बोझ को झेल नहीं पा रही हैं। और देखिए, दिल्ली में लगभग 32,000 किलोमीटर सड़कें हैं और उन पर 1.5 करोड़ वाहन। इसका अर्थ है हर किलोमीटर सड़क पर औसतन लगभग 500 वाहन पंजीकृत हैं। 1 किलोमीटर के अंदर 500 गाड़ियां हैं। उनमें से उन गाड़ियों को शामिल नहीं किया गया जो हर दिन एनसीआर से प्रवेश करती हैं। ये सिर्फ ट्रैफिक नहीं, ये सफोकेशन है, घुटन है। अब आप कहिए कि वाहन तो हर शहर में होते हैं, पर दिल्ली क्यों? कि सिर्फ संख्या की ही नहीं, क्वालिटी की भी खराब है। कि मैंने जैसे पहले बताया, बहुत पुराने वाहन हैं, परंतु उनका धुआं भी ज़्यादा हो सकता है। परंतु हर साल लगभग हर महीने दिल्ली के अंदर 1 लाख वाहन रजिस्टर्ड होते हैं। उनको बंद क्यों नहीं किया जाता? सिंगापुर में हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता? नए वाहन हर किस्म का, 4 पहिया, 3 पहिया, 2 पहिया, उसमें हर तरह की चीज़ें। और इसमें लगभग 2/3 वाहन 2 पहिया हैं, जिनमें एमिशन कंट्रोल की स्थिति और भी खराब है। मोटरसाइकिल जिसे कहते हैं, बच्चे इनहेलर कर रहे हैं, उनकी जेब में रखा जाता है। करने वालों की बच्चा में वृद्धि हो रही है, खांसी, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, ये सब मजाक नहीं है। ये वाहन जनित, वाहन प्रोड्यूस किया गया जहर के परिणाम हैं। वाहन प्रोड्यूस करते हैं इसको। तो क्या सिर्फ वाहन जिम्मेवार है? नहीं। मैंने पहले बताया, दोबारा से बताऊं, कंस्ट्रक्शन जो चल रही है उनके ऊपर चद्दर नहीं लगाई जाती। एमसीडी के इंस्पेक्टर पैसे लेते रहते हैं, कोई रोकते नहीं उनके अंदर। दिन रात मेट्रो, फ्लाईओवर, बिल्डिंग, धूल मिट्टी, कंक्रीट, सब परत के ऊपर परत पड़ती जा रही है। परंतु पानी का छिड़काव सिर्फ धूल रोकने के लिए दिखाया जाता है। एंटी स्मॉग उपकरण दिखाए जाते हैं, उसके ऊपर पैसे खर्च किए जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। कितने भी दिल्ली के अंदर देखा होगा एंटी स्मॉग उपकरण, कोई असर हुआ? हर साल प्रदूषण बढ़ता ही चला जा रहा है। सड़क किनारे, मैदानों और कई औद्योगिक इलाकों में आज भी कूड़ा जलाया था जैसे पहले। कोई कंट्रोल नहीं है। इससे कैंसर, हृदय रोग और काफ़ी लोग फेफड़ों को काफ़ी नुकसान है। अगर हवा में प्लास्टिक जलता है तो यह सिर्फ सेवा इरिटेशन नहीं है, जलन नहीं है, शरीर में केमिकल जहर पहुंचाता है। प्लास्टिक को भी आप नहीं रोक पाए। सबसे दुखद बात यह है कि सबसे अच्छे तरीके से प्रभावित वो बच्चे हैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो समझ नहीं सकते। हम एक जनरेशन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। दिल्ली में आपने देखा, हर साल सर्दियों में स्कूल कभी बंद हो जाते हैं और बच्चों को दिल्ली से पेरेंट्स बाहर ले जाते हैं। मैंने पहले बताया, उनके आउटडोर खेल खत्म हो जाते हैं। तो आईसीयू का खतरा भी बढ़ता चला जा रहा है। हॉस्पिटल की फिगर के अंदर देखें, बच्चों की वहाँ पर अटेंडेंस हॉस्पिटल के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ते जाती है। देखिए ये कहाँ कैसा शहर है जहाँ क्रिकेट खेलने से ज़्यादा डर अस्पताल पहुँचने का हो गया है, जहाँ पार्क में जाने से ज़्यादा डर किसी डिस्पेंसरी में होने के ज़्यादा हो रहा है। तो दफ्तरों के जो निर्देश आ रहे हैं, 50% घर से काम करते हैं, वो भी नहीं करता है। ये भी लागू नहीं होते पूरी तरीके से। क्या ये इलाज है कि ये एडवाइस दी लोग, कंपनी बोलते कि दफ्तर लोग नहीं आएंगे, प्रदूषण कम हो जाएगा, गाड़ियाँ कम हो जाएंगी? क्योंकि दिल्ली के अंदर जितनी व्हीकल्स हैं वो चलते तो हैं, परंतु उसके कारण रोकना तो पड़ेगा कि दफ्तर में नहीं आने से क्या 30% व्हीकल जो प्रदूषण हो रहा है गाड़ियों की और कंस्ट्रक्शन की वजह से 30 से 40%, उसको कैसे रोकेंगे? आदेश कम, इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत ज़्यादा है। एडवाइजरी करते रहेंगे परंतु आप लागू नहीं करेंगे कानून को, तब से कंट्रोल नहीं होगा। इसका समाधान क्या है, लोग पूछें? गुस्सा, कंप्लेंट, अवेयरनेस, स्पीच, इनसे हवा साफ नहीं होती है। हर पॉलिटिशियन भाषण दे के चला जाता है, हर किताबें बढ़ती हैं, फंक्शन होते हैं, बड़े बड़े इवेंट होते हैं। हवा तब साफ होती है जब कानून और व्यवस्था सख्त, अटल और लागू हो। मैं कुछ स्पष्ट, ठोस और वैज्ञानिक सुझाव
समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो वाहनों की छटाई होनी चाहिए, रिट्रेंचमेंट होनी चाहिए, कम होने चाहिए। जो वाहन बहुत ख़राब हैं उनको आपको एकदम हटा देना चाहिए शहर से, चाहे उसको सरकार को बाई बैक करना पड़े। और वीआईपी को छूट नहीं देनी चाहिए। दूसरा, निजी वाहनों की संख्या पर सीमा। दिल्ली के अंदर एक कोटा फिक्स होना चाहिए। जब तक आप अपनी पुरानी गाड़ी नहीं बेचोगे, नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कि हर घर में 2, 3, 4 गाड़ियाँ होती चली जा रही हैं। आप लिमिट मत फिक्स करिए कि गरीब आदमी जो गाड़ी खरीदता है 10 साल के बाद खरीदने की कैपेसिटी नहीं होती, पर नए लोग जो हैं एक परिवार के अंदर, उनको आपको करना पड़ेगा। हर परिवार के लिए अधिकतम 2 वाहन की सीमा। बड़ी इंजन वाली डीजल गाड़ियों पर स्थायी प्रतिबंध। तीसरी गाड़ी खरीदने पर रजिस्ट्रेशन मुश्किल और महंगा करना कि आप बढ़ाइए, अगर तीसरी गाड़ी खरीदी है तो आपकी रोड टैक्स जो है 3 गुना हो जाएगा। सार्वजनिक परिवहन को विकल्प नहीं, संस्कृति बनाना होगा। मेट्रो बना दिया आपने, पर आपको सड़कें भी नीचे अंडरग्राउंड बनानी पड़ेगी। बसें साफ़ होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए और ज़्यादा उनकी रोटेशन होनी चाहिए। मेट्रो में लास्ट मिलर कनेक्टिविटी आसान होनी चाहिए, यानी कि मेट्रो से उतर के घर तक कैसे पहुंचेगा। इलेक्ट्रिक शटल का नेटवर्क हर मोहल्ले तक पहुंचना चाहिए। जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिग्निफाइड, प्रेडिक्टेबल, कंफर्टेबल नहीं होगा, लोग अपनी कारों का नशा नहीं छोड़ेंगे। यही प्रॉब्लम है दिल्ली के अंदर। मेट्रो है पर सफाई नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, और निर्माण कार्यों पर साइंटिफिक कंट्रोल होना चाहिए। हर निर्माण स्थल पर डस्ट कंट्रोल तकनीक, वाटर मिस्टिंग, ग्रीन नेट्स, एंटी स्मोक सिस्टम अनिवार्य होना चाहिए। ये कॉरपोरेशन के इंस्पेक्टर जो बनवाते हैं वो बैन लगना चाहिए। जिस जगह पर ये ना हो वहाँ सिर्फ 500-1000 रुपये का चलान नहीं, तुरंत काम सील कर देना चाहिए, बिल्डिंग सील कर देना चाहिए। और 5वां, हेल्थ इमरजेंसी मॉडल भी होना चाहिए। जब AQI लगातार कई दिन 400-500 से ऊपर जाए तो आदेश नहीं, एक तरह से मेडिकल इमरजेंसी घोषित करनी चाहिए। नॉन एसेंशियल जो जरूरी काम नहीं है उनको रोका जाना चाहिए। वाहन की मूवमेंट रुकनी चाहिए। स्कूलों में इंडोर स्पोर्ट्स को प्रमोशन देना चाहिए। बच्चों, बुजुर्गों, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए फ्री मास्क और चेकअप कैंप लगाने चाहिए। छठा जो सबसे इंतजार है वो हम लोगों का अपना व्यवहार भी बदलना होगा। हमें ये समझना होगा कि कार खरीदना सिर्फ सुविधा नहीं है, जिम्मेदारी भी है। अगर हम कार पूलिंग कर सकते हैं तो करें। ये नहीं कि हर बच्चा हर घर के अंदर अपनी अपनी गाड़ी लेकर के जा रहा है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं तो करें। अगर 3 किलोमीटर की दूसरी बाइक पर या कार से जाते हैं उसे साइकिल या वॉक में बदलें, उससे सेहत भी बनेगी। यहाँ वॉक ही नहीं करते लोग, कोई कोशिश करते कि वो बाथरूम तक छोड़ के आ जाएं, लोग जाकर के उनके दफ्तर के दरवाजे तक छोड़ के आ जाए। कम से कम क्लीनर विकल्प चुनें। हमारे बच्चे इनहेलर के साथ बड़े नहीं होने चाहिए। वह जनरेशन नहीं बनना चाहिए जो खेल के मैदान में नेबुलाइजर के कमरे में पलें और बस्ते में लग कर जाएं। अगर आज हमें इस बात का भय हो रहा है कि सांस लेना मुश्किल है, ये भय हमें कार्रवाई में बदलना चाहिए। भाषण कम, काम ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए मेरी आपसे आग्रह और चुनौती भी है, दोनों देता हूँ। अगर आप इस शहर में रहते हैं, अगर ये शहर आपका है, आपका परिवार जहाँ सांस लेता है, तो आप केवल दर्शक ना बने। मांग कीजिए, आवाज़ उठाइए, अपने स्तर पर बदलाव कीजिए। पोल्यूशन अवेयरनेस पोस्ट नहीं, परिवर्तन चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं है, वो बिल्कुल नहीं करेंगे, आपके काम नहीं आएंगे। हमारी अपनी लड़ाई है। सरकार से भी लड़ना है, पॉलिटिशियन से भी लड़ना है, अपने आप से भी लड़ना चाहिए। अगर आप सच में चाहते हैं कि दिल्ली की हवा में सांस लेने लायक बने, तो मैं कहूँगा मेरा चैनल देखिए, उस पर कमेंट लिखिए। एक मैं ये भी, मैं साफ हवा के लिए आवाज़ उठाऊंगी, ये लिखिए मेरे कमेंट के अंदर। क्योंकि ये जंग न हवा की है न सड़कों की है, ये जंग हमारे फेफड़ों की है, हमारी अगली पीढ़ी की है। अगले कड़े कदम क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर आप सुझाव दे सकते हैं। मैं आपकी इंतज़ार करूंगा। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले फिर एक रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, उसके ऊपर टिप्पणी लिखिए, सुझाव दीजिए, अच्छे बुरे मीठे खट्टे मैं सब पढ़ूंगा।
बुरा नहीं मानूंगा। जय हिंद।